थी हमारे पास, मेटल्स हमने पढ़ लिया है। दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए स्टेबल होने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और गेन करके वो एनायंस बनाते हैं। एनायंस मतलब उन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद उसमें Cl नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। नहीं तो नॉर्मली हमने बात की एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दो नेगेटिव, तो उस पे उस अकॉर्डिंग इस पे चार्ज डिवेल्प हो जाएगा। तो दिस इज Cl नेगेटिव। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम नॉन मेटल्स की देखते हैं, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैसेस। बट लिक्विड नॉन मेटल में सिर्फ एक ही है, दैट इज ब्रोमीन। बाकी सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड्स या गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, दे आर सॉलिड्स एंड रेस्ट आर गैसेस। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल, मतलब इनसे ना तो हम शीट्स बना सकते हैं ना ही हम इनसे हैमर करके वायर्स बना सकते हैं। उसका रीजन क्या है? ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ये कच्चे होते हैं, तो हैमर करने से ये टूट जाते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द रीजन बी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गुड कंडक्टर होने के लिए इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इनके अंदर ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इनको तो खुद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन्स रादर एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, है ना? तो इस वजह से दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, लाइक ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज एन ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, आप पढ़ चुके हो 8th में। तो कार्बन की जो फॉर्म है ग्रेफाइट, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर एन एक्सेप्शन एग्जिस्ट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मेटल के कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन, दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनसे हिट करने से कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं होती है। दे आर नॉन सोनरस, इनके अंदर कोई शाइन नहीं है। दे आर नॉन लस्ट्रस, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन विच हैव नेचुरल शाइन इन देम, so they are lustrous. So here is an exception that they have luster, otherwise non-metals are non-lustrous. Chemical properties, like as we did that anything which reacts with oxygen it forms oxide, so similarly when non-metal reacts with oxygen they form non-metal oxide. So the formula can be anything, like for example सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे वो क्रिस क्रॉस वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि दोनों की वैलेंसीज नेगेटिव में होती है। नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव में होती है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे जो हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं वो हमें लर्न करना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सी तरह की ऑक्साइड्स इनकी एग्जिस्ट करती है। जैसे सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करोगे तो वो सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन सल्फर की ट्राइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करती है। पर वो कैसे बनती है? जब आप SO2 को और O2 के साथ रिएक्ट करोगे तब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। तो सल्फर की ये दो ऑक्साइड्स हैं। ऐसे ही जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ही फॉर्मूलाज की होती है, जैसे जो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है नेचर में जो बहुत ही डिफरेंट तरह की, बहुत सारी तरह की ऑक्साइड्स बनाता है। ये NO भी बनाता है, ये NO2 भी बनाता है, ये N2O3 भी बनाता है, ये N2O भी बनाता है, ये N2O5 भी बनाता है। सो इट फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स विद डिफरेंट फॉर्मूलाज, तो आप याद रखिएगा। तो ऐसे ही कार्बन को रिएक्ट करो तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है अगर ऑक्सीजन कम हो, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। सो एनी हाउ नॉन मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और अगर नेचर की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में। मतलब जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक थी, वो ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर रही थी, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक है नेचर में, मतलब वो ब्लू लिटमस को रेड कर रही है। अब जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो सल्फर है, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है, और आपको पता है अगर आप डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो ट्राइऑक्साइड भी बन सकती है। But they don't react with dilute acids,
क्योंकि देखिए डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब हमने मेटल को रिएक्ट किया था तो आपको याद होगा कि मेटल, अगर हम डाइल्यूट एसिड सपोज HCl ले लेती हूँ या कोई भी ले लेती हूँ, तो मेटल इस नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट कर रहा था और H को डिस्प्लेस कर रहा था, H की जगह ले रहा था। ठीक है, H को डिस्प्लेस करने के लिए मेटल्स को H को जो उसने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रखे हैं बॉन्डिंग में वो उसको वापस देने पड़ते हैं, और वो इजीली दे पाता है क्योंकि मेटल्स के पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि नॉन मेटल्स H को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि डिस्प्लेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, और आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स है उनके पास तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वो तो खुद एक्सेप्ट करते हैं। सो there are no extra electrons, so they cannot displace hydrogen, so no reaction take place when non-metal react with any kind of dilute acid. तो सल्फर को भी अगर आप रिएक्ट करोगे it will not react, but under you can say that certain circumstances, certain special circumstances, कुछ non-metals के reaction acids के साथ हो भी जाते हैं, but dilute के साथ reaction नहीं होता। Next we have symbols of elements। देखिए जो एलिमेंट है, जितने जैसे मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल में 128 एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है और डे टू डे डिस्कवरीज और हो रही है। तो एलिमेंट्स को, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को ऐसे लिखने की बजाय मैं केमिस्ट्री के अंदर उसको एक सिंबल से डिनोट करती हूँ, दैट इज Al। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स को, मतलब आप कह सकते हो एलिमेंट्स की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। अब सिंबल्स कहां से आते हैं? देखिए सिंबल्स आने का तरीका क्या है, या तो वो किसी मेटल के फर्स्ट लेटर का नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट है फास्फोरस, तो फास्फोरस का सिंबल इसके नाम के फर्स्ट लेटर से लिया गया है, मतलब इसका सिंबल क्या है, P। ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास है आर्गन, जरूरी नहीं है कि पहला एक लेटर ही लिया जाए, पहले दो लेटर्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे आर्गन का सिंबल है AR, राइट। तो इस तरह से सिंबल्स असाइन होते हैं, या तो वो फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट टू लेटर्स होते हैं। अब सोडियम की अगर आप बात करें, सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। अब ना तो S है ना ही SO है, ये तो कुछ अलग सा ही आ गया Na। तो ये जो सिंबल्स हैं, तो कुछ सिंबल्स ऐसे भी हैं जो एलिमेंट्स के लैटिन नेम से डिराइव्ड है। अब सोडियम जो है उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर्स तो लिए गए हैं पर लैटिन नेम के लिए गए, तो Na भी हो सकता है। सिमिलरली आपके पास पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल भी उसके लैटिन नेम से लिया गया है, पोटेशियम का लैटिन नेम होता है केलियम, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर K इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर पोटेशियम। तो इस तरह से सिंबल, एलिमेंट्स का सिंबल से क्या रिलेशन है कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल नेम का फर्स्ट या फर्स्ट टू लेटर्स हो सकते हैं, नेम इंग्लिश नेम या लैटिन नेम कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कुछ सिंबल्स हमने आपको यहाँ पे लिस्ट किए हैं। देखिए एक्टीनियम का सिंबल है Ac, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, एंटीमनी इज Sb, आर्गन इज Ar, आर्सेनिक इज As, एस्टानिन इज At, बेरियम इज Ba, बेरिलियम इज Be, बिस्मथ इज Bi, बोरॉन इज B, ब्रोमीन इज Br, और स्मॉल लेटर हमेशा सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल रहता है, आप याद रखिएगा। कैडमियम इज Cd, calcium is Ca, carbon is C, cerium is Ce, cesium is Cs, chlorine is Cl, यहाँ पे H ना लेकर L को सेकेंड लेटर कंसिडर किया गया है। क्रोमियम is Cr, अगेन यहाँ पे भी सेकेंड लेटर लिया गया है। कोबाल्ट is Co, कॉपर का लैटिन नेम से डिराइव्ड है विच इज एक्चुअली क्यूप्रम, ठीक है, तो Cu। हमारे पास है डिस्प्रोसियम इज Dy, एल्बियम इज Er, यूरोपियम is Eu, फ्लोरीन is F, फ्रांसियम is Fr, गैडोलिनियम is Gd, गैलियम is Ga, जर्मेनियम is Ge, गोल्ड is again लैटिन नेम से लिया गया which is aurum, so it is Au, हैफनियम is Hf, हीलियम is He, हाइड्रोजन is H, इंडियम is In, iodine is I, iridium is Ir, iron again from Latin name that is ferrum, Ferrum, right? So it is Fe. Krypton is Kr, lanthanum La, lead again from Latin name that is plumbum.
so it is Pb. Lithium is Li, lutetium is Lu, magnesium is Mg, manganese is Mn, mercury is hydra, that is the Latin name. So Hg, molybdenum is Mo, neodymium is Nd, neon is Ne, nickel is Ni, niobium is Nb, nitrogen is N, osmium Os, oxygen is O, palladium is Pd, phosphorus is P, platinum is Pt, polonium again is Po. Then we have potassium, again from Latin name, that is gallium, that is K, promethium is Pn, proactinium is Pa, radium is Ra, radon is Rn, rhenium is Re, rhodium Rh, that was radium and this is rhodium, right? Rubidium is Rb, ruthenium is Ru, samarium is Sm, scandium is Sc, selenium is Se, silicon is Si, silver again from Latin name, that is argentum, so it is Ag. Sodium we have already discussed, natrium is the Latin name, so Na. Strontium is Sr, sulfur is S, tantalum is Ta, tellurium is Te, terbium is Tb, thorium is Th, thallium is Tl, tin is Sn, and its Latin name is tannum. Right. Titanium is Ti, tungsten is W, uranium is U, vanadium is V, xenon is Xc, yttrium is Yp, yttrium is Y, zinc is Zn, and zirconium is Za. So this is how you are going to learn the symbols, because chemistry symbols समझती है, words नहीं समझती, symbols की chemistry की language ही symbols है, and Latin name also you need to learn. तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. थर्ड कैटेगरी, आपने एलिमेंट्स की मेटल्स भी पढ़ चुके हो, आप नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ चुके हो. थर्ड कैटेगरी इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल से भी सिमिलर होती है और कुछ नॉन मेटल से भी सिमिलर होती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव जर्मेनियम. Germanium is a metalloid, that means it resembles metals in few properties and non-metals also in few properties. So we have silicon is a non-metal, germanium is a non-metal. So likewise we have many, not the non-metals, they are metalloids. So silicon, germanium, etc. these are metalloids. They have properties similar to metals as well as non-metals. नेक्स्ट वी हैव नोबल गैसेस. हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ नोबल गैसेस भी हैं. नोबल गैसेस की एक खास बात है कि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि दे आर स्टेबल, और कोई भी स्टेबल चीज अनस्टेबल तो होना चाहिए कि नहीं. वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, and this is a radioactive, you don't need to learn it. So these are noble gases. They have stable electronic configuration, so they don't react with any other atom. But under circumstances, under special circumstances, हमने xenon के कुछ compounds पढ़े हैं. Basically xenon के compounds जो exist करते हैं, they are xenon fluorides, right, or xenon oxyfluorides. But they also react under certain special circumstances. ऐसा नहीं कि भी room temperature में react कर रहे हैं. So they don't actually react there because they have stable electronic configuration. नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस. तो अभी हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में काफी कुछ पढ़ा, उसमें हम एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं. एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हम पढ़ चुके हैं. अब ऐसे ही प्योर सब्सटेंस दूसरे कौन से पढ़े थे हमने? कंपाउंड्स. तो हम कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. देखिए कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और इनका जो रिएक्ट करने का रेशियो है, रेशियो चाहे वॉल्यूम का हो, रेशियो चाहे मास का हो, वो हमेशा फिक्स्ड होता है. तो कंपाउंड्स बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, और वो रेशियो हम फिक्स्ड वॉल्यूम का भी होता है और मास का भी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर तभी बनेगा जब H और O ही रिएक्ट करेंगे आपस में. अब जब ये रिएक्ट करेंगे इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 पार्ट्स में और ऑक्सीजन 1 पार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए. और अगर आप मास का रेशियो देखो तो हाइड्रोजन का मास होता है 1
तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 मास हो गया। ये ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो इनका जो रेशियो है मास का वो भी फिक्स्ड होता है। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम रेशियो रहता है वॉल्यूम का और सेम रेशियो रहता है मास का। तो आपको याद रखना है कंपाउंड्स तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स्ड होल नंबर रेशियो एंड इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अब जो कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये थ्रू आउट होमोजीनियस होते हैं। अगर आप कहीं से भी देख लोगे, जैसे ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट जिसको आप यूज करते हो, आप कहीं से इसका कोई भी पोर्शन ले लो, आपको ये बिल्कुल सेम दिखेगा, आपको सोडियम क्लोरीन अलग अलग नहीं दिखेंगे। सो कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर, दैट मीन्स सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड्स की होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। फॉर एग्जांपल अब आप देखिए वाटर अगर हमने किया है, वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो कंपाउंड है वाटर क्या है? लिक्विड। तो उसकी प्रॉपर्टी ना इससे मैच कर रही है ना इससे मैच कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट ही। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अगर सपोज किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे H2O के कॉन्स्टिट्यूएंट्स H2 और O2 है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो आप फिजिकल मेथड जैसे कि इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इनसे सेपरेट हम नहीं कर सकते। पर यस सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट आप पास करते हो तो ये डिसोसिएट करता है, केमिकल रिएक्शन होती है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो सकते हैं। तो मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो, पर आप फिजिकल मेथड्स से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंपाउंड के अलग नहीं कर सकते। इनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, और जब भी कंपाउंड बनता है तो एनर्जी चेंजेस पक्का होते हैं, क्योंकि कंपाउंड बनने में एलिमेंट और एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन में हमेशा ही एनर्जी चेंजेस होते हैं, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो। So example we have water, NaCl, SO2, CO2, these are all compounds. अब हमने सब्सटेंसेस की जब बात करी तो हमारे पास एक कैटेगरी थी प्योर सब्सटेंस की, एक कैटेगरी थी हमारे पास प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़े एलिमेंट्स और दूसरे पढ़े कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और कंपाउंड्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ने की। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस सिंपली मिक्स होते हैं, किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम बुलाते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर कब बनता है? जब कुछ भी चीजें हम मिक्स कर दो, किसी भी रेशियो में कोई भी चीज ज्यादा कम हम मिक्स कर दो तो वो क्या बताएगा? मिक्सचर। तो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स किसी भी रेशियो में, और कोई केमिकली रिएक्शन आप कह सकते हो, कोई केमिकल रिएक्शन इनके अंदर नहीं होता, ये सिर्फ सिंपली मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हमने भुजिया का मिक्सचर पढ़ा था, खट्टा मीठा मिक्सचर आप खाते हो भुजिया का, उसके अंदर ये पीनट्स, लीव्स, सेवियां, ये सब बहुत सी चीजें मिक्स हुई हुई है, और किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो मिक्सचर तो बन ही जाएगा, राइट। अब अगर आप मिक्सचर का नेचर देखें, वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब जैसे इस भुजिया का मिक्सचर आप लो तो ये तो हेट्रोजीनियस है, आपको अलग अलग चीज दिख रही है अलग अलग जगह पे, और आपको पता है कि प्रॉपर्टीज भी अलग और कंपोजिशन भी अलग ही होने वाली है इस चीज की। लेकिन अगर सपोज आप कोई मिक्सचर ले लो, जैसे कि अगर आपने पानी ले लिया और पानी के अंदर चीनी या आपने नमक घोल दिया, लेट्स से आपने सॉल्ट घोल दिया, तो इस घुलने के बाद आप कहीं से भी कोई सैंपल उठा लो वो आपको होमोजीनियस दिखेगा, आपको सॉल्ट अलग और पानी अलग नहीं दिखेगा। तो मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, और प्रॉपर्टीज मिक्सचर्स की बिल्कुल सेम रहती है जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सॉलिड चीजें मिलाई है तो मिक्सचर भी सॉलिड ही होगा, अगर आपने सॉलिड और लिक्विड चीजें मिलाई है तो जो मिक्सचर है वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड ही होगा। तो मतलब जो प्रॉपर्टीज है, जो स्टेट है, वो टोटली डिपेंड करती है कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस पे मिक्स कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। अब जैसे हैंड पिकिंग से अगर आप भुजिया की बात करो तो आप मूंगफली के दाने अलग, लीव्स को अलग और सेवियों को अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे फिजिकल मेथड हैंड पिकिंग हमने यूज किया है। अदरवाइज जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने नमक घोल लिया तो आप इवेपोरेशन की टेक्निक से इसको सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इवेपोरेशन से पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा।
तो मतलब फिजिकल मेथड से मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब जब मिक्सचर बनते हैं तो उनमें कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सिर्फ मिक्स्ड है आपस में, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होगा। इसलिए उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट जब हम करेंगे तो फिजिकल मेथड से करेंगे, और जब हम उनको बनाएंगे तो कुछ एनर्जी चेंजेस नहीं होंगे, ना तो एनर्जी रिलीज ना एब्जॉर्ब, क्योंकि वो सिर्फ मिक्स्ड है आपस में। और ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं, ये जो मिक्सचर्स चाहे होमोजीनियस चाहे हेट्रोजीनियस, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो मिक्सचर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, होमोजीनियस मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म सा कंपोजिशन दिख रहा है आपको। हेट्रोजीनियस में आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कहीं पे ये पिंक एटम्स ही पड़े हैं, कहीं पे ये ग्रीन ही पड़े हैं, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट सा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं जो होमोजीनियस हमारे पास मिक्सचर्स है उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब उनमें कुछ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस है उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन बिल्कुल भी नहीं और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप एयर का कुछ भी थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए, उसमें आपको सारी गैसेस एक फिक्स्ड अमाउंट में ही मिलेगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स कर लेते हो, आपको पता है ऑयल की लेयर अलग बन जाएगी, वाटर की लेयर अलग बन जाएगी। तो ये एक अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, ये अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा। वाटर वाले रीजन में आपको ऑयल नहीं मिलेगा, ऑयल वाले रीजन में आपको वाटर नहीं मिलेगा। So they will have distinct layer, they are not uniformly distributed, due to which their properties and composition is not uniform. अब सॉल्यूशंस की अगर आप बात करते हो तो सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर ही होता है। जैसे कि आपने पढ़ा, पानी के अंदर आप सॉल्ट को मिला रहे हो तो वो आपके पास क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करी आपने, ऐसे कोई भी सॉल्यूशन की बात करो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस इनमें मिले होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी समर्स चल रही है, आप सबको क्या कहते हैं, लाइम वाटर पीना अच्छा लगता है। लाइम वाटर में क्या होता है? पानी होता है, लाइम होता है, और स्वीट लाइम वाटर बनाने के लिए आप इसमें शुगर भी ऐड करते हो। तो जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती है तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, अ काइंड ऑफ मिक्सचर ओनली। लेकिन ये होमोजीनियस होगा, आपको इसमें अलग से चीनी, पानी या नींबू अलग से नहीं दिखेगा, आपको इसमें सब चीजें एक जैसी ही दिखेगी। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कितने भी कंपोनेंट्स मिक्स कर सकते हैं, दो तीन चार, जैसे यहाँ पे तीन किया। अब सपोज अगर हमें खट्टा मीठा चाहिए, हमने थोड़ा नमकीन भी चाहिए, हमने सॉल्ट भी डाल दिया, आपने ब्लैक पेपर भी डाल दिया इसके अंदर, तो आप देखो कितने सारे कंपोनेंट्स इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो कंपोनेंट्स मिक्सचर के कितने भी हो सकते हैं, बट जनरली हमने देखा कि जो मिक्सचर्स हैं वो बाइनरी मिक्सचर्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो मेनली दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, वो बहुत से सकते हैं पर नॉर्मली सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन ही होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब सपोज आप पानी ले रहे हो, ठीक है, और पानी के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स है, तो आप कह सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि कंपोनेंट्स कितने हैं आपके पास? दो। तो एक कंपोनेंट जो कि ज्यादा है अमाउंट में उसको आप बुलाते हो सॉल्वेंट, और एक कंपोनेंट जो अमाउंट में थोड़ा कम है उसको हम क्या बुलाते हैं? सॉल्यूट। अब जो सॉल्वेंट है, एक तो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मतलब इट हैज एन एबिलिटी टू डिसॉल्व एनी अदर सब्सटेंस। और सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डिसॉल्व हो जाता है, इट गेट्स डिसॉल्व, it gets dissolved. So solvent has an ability to dissolve and solute has an ability to get dissolved. So for example, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हमने पानी में नमक डाल लिया, तो पानी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो मोर अमाउंट में है और वो चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, तो इट एक्ट एज सॉल्वेंट। सॉल्ट जो है वो कम क्वांटिटी में है और वो घुल जाता है सॉल्वेंट के अंदर, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूट। सो इन सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज अ सोल्यूट।
सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली होमोजीनियस होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर आप कहीं से भी कोई सैंपल उठा लीजिए, पानी में नमक घुला हुआ, पानी में चीनी घुली हुई, तो चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो थॉरली मिक्स हो जाएंगे। सो इट इज होमोजीनियस इन नेचर। कंपोजिशन बदल सकती है, आप चीनी ज्यादा कम पानी में डाल सकते हैं, नमक ज्यादा कम कैसे भी डाल सकते हैं। पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशंस का छोटा होता है सोल्यूट सॉल्वेंट का, तभी वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दे डू नॉट स्कैटर लाइट, मतलब अगर आप इसमें से लाइट पास करते हो तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, मतलब आपको कुछ लाइट का डिस्टिंक्ट पाथ इसके अंदर नहीं दिखता है। They can be separated easily by physical method because they are not stable. As we have discussed that mixtures जो होते हैं, solutions भी mixtures ही हैं, they can be separated because उनके बीच में कुछ chemical bond नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आपने पानी में नमक मिलाया तो आप एक सिंपल सी फिजिकल प्रोसेस मतलब कि इवेपोरेशन से पानी और नमक को सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल वो होते हैं जो लिक्विड्स, हमने दो ऐसे लिक्विड्स जिसमें हम लिक्विड और लिक्विड ही मिला रहे हैं, हमने दो लिक्विड्स ऐसे मिलाए कि वो आपस में थॉरली मिक्स हो गए, हमें नहीं पता लग रहा कहाँ लिक्विड ए है ना कहाँ लिक्विड बी है, वो थॉरली मिक्स हो जाते हैं, उनको हम बुलाते हैं मिसिबल। और जहां पे डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाती है, यहाँ देखो आपने ऑरेंज, ग्रीन, येलो ये तीन लिक्विड्स मिलाए तो ये आपस में प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुए, ये डिस्टिंक्ट लेयर्स बन गई अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे, फिर लाइटर, तो डिस्टिंक्ट लेयर बन गई और ये आपस में घुले नहीं, तो इनको हम क्या बुलाएंगे, इममिसिबल। और जो थोड़ा बहुत घुल जाएंगे, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जितना डिस्टिंक्ट लेयर भी नहीं बनेगी और थोड़ा बहुत घुल भी जाएंगे, उनको हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स बुलाते हैं। तो मिसिबल लिक्विड्स हमारे पास वो हैं दैट कंप्लीटली गेट मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे हमने तीन सॉल्यूशंस लिए हैं, तो आप देखो इसमें आपने पूरा प्रॉपर्ली मिक्स कर दिया, यहाँ पे दो लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स हुए हुए, और यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट लेयर्स देख रहे हो, मतलब वो मिक्स नहीं हुए। सो मिसिबल का एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, अगर आप अल्कोहल और पानी को मिक्स करोगे तो वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे। आपको पता है जितनी भी हार्ड ड्रिंक्स है उसके अंदर अल्कोहल तो होती ही है पानी के अंदर, तो आपको उसमें अल्कोहल और पानी अलग अलग तो नहीं दिखता ना, बिकॉज दे आर मिसिबल इन नेचर, दे गेट थॉरली मिक्स। पार्शली मिसिबल जो थोड़ा थोड़ा घुल जाते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं घुलते हैं और बहुत कम भी नहीं घुलते हैं, थोड़ा थोड़ा घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकॉल इन क्लोरोफॉर्म। और भी एन एग्जाम्पल, ऑरेंज जूस के अंदर आप कार्बोनेटेड वाटर डाल रहे हो, मतलब आप सोडा डाल रहे हो, कार्बोनेटेड वाटर इज सोडा, मतलब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज समथिंग सोडा। तो सोडा आप ऑरेंज जूस के अंदर डाल रहे हो तो वो थोड़ा बहुत मिल भी जाएंगे और बहुत ज्यादा नहीं भी घुलेंगे, सो दे फॉर्म अ पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन। सिमिलरली इम्मिसिबल जो घुलते ही नहीं है, आपको बस डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑयल और पानी को मिक्स किया तो जो ऑयल है उसका एक अलग लेयर बन गया और पानी का एक अलग लेयर बन गया, दे डोंट मिक्स विद ईच अदर। अब हम पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्वेंट क्या है, कौन सा सॉल्वेंट यूज हुआ है, मतलब सॉल्वेंट वाटर है आपके पास, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है या कोई और सॉल्वेंट है, तो उस हिसाब से हमारे पास सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। तो एक हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन और एक हमारे पास है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, मतलब वहाँ उसमें जो सॉल्यूशंस बनते हैं, मतलब जो सोल्यूट है उसको बोलने के लिए जो चीज़ हम ले रहे हैं, जो सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में उसको यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज एक ग्लास ले लेते हो, उस ग्लास के अंदर आप वाटर ले लेते हो, ठीक है, तो और वाटर के अंदर आप सॉल्ट डाल रहे हो, तो आपको पता है कि जो सॉल्ट है आपके पास, सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है। तो यहाँ पे सोल्यूट को मतलब सॉल्ट को घोलने के लिए आपने किस चीज का यूज किया है, वाटर। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, वाटर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सॉल्ट सॉल्यूशंस। दूसरे सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जहां पे सॉल्वेंट पानी ना होकर
कोई और रिएजेंट होता है। जैसे कि आपको पता है लैब में कितने सारे रिएजेंट यूज होते हैं, बेंजीन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे बहुत से रिएजेंट्स हैं जो अपने अंदर चीज़ों को घोल लेते हैं, राइट। सो अगर सॉल्वेंट वाटर ना होकर कोई ऐसा अलग रिएजेंट हो तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। सो कैसे डिफाइन करेंगे आप? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आर दोज इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, like we have alcohol, we have benzene and lots more. अब हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें हम सॉल्यूशंस को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ये जो डिवीजन है ये किस क्राइटेरिया को देखकर की गई है? ये इस क्राइटेरिया को देखकर ये डिवीजन की गई है कि जो सॉल्वेंट है वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो सोल्यूट को अपने अंदर घोल पाता है, डिसॉल्व कितना कर पाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक कंटेनर है, आपने इसमें वाटर ले लिया, लेट्स से दिस इज वाटर, ठीक है। इसके अंदर सपोज मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, माई सोल्यूट इज शुगर इन दिस केस, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, तो शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, स्टिरर से मैं इसको स्टिर कर रही हूँ और शुगर जो है वो घुल रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है, आपने कॉमनली देखा भी होगा कि अगर आप और शुगर डाल रहे हो तो शुगर घुल नहीं रही है, शुगर यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाटर है ये और शुगर को अपने अंदर नहीं घोल पा रहा है। पर ऐसा तो नहीं है कि जो पानी होगा वो स्वीट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना, पानी तो स्वीट ही होगा, लेकिन ये और शुगर को अपने अंदर नहीं घोल पा रहा, मतलब इसकी कैपेबिलिटी उस शुगर को घोलने की और नहीं है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जो सोल्यूट को घोल पाते हैं, पर कितना घोल पाते हैं? जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा वो नहीं डिसॉल्व कर पाते। अब ऐसे ही हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर आप जितना मर्जी सोल्यूट ऐड करते रहो वो घोलते रहेंगे उसको, और ऐसा भी नहीं कि उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको कुछ फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। जिससे आपको देखिए, जैसे सपोज आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने चीनी डाली, आपको लग रहा है कि वो नहीं घुल रही है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, एक गिवन टेम्परेचर पे वो और नहीं घुल पा रहा, उसने अपनी कैपेबिलिटी जितना डिसॉल्व कर लिया है, तो वो आपके पास हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप चाहो कि वो और अपने अंदर घोले उस चीज को, तो आपको पता है आप डिसॉल्व करवा सकते हो। अगर कभी सपोज आपको चीनी को पानी के अंदर काफी ज्यादा घोलना है, चाशनी बनानी है, तो आपको पता है आप उसको हीट कर सकते हो। तो जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, हम उसको हीट करते हैं, तो कितनी भी चीनी उस पानी के अंदर घुल जाती है, राइट। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या था? सैचुरेटेड, वो और नहीं घुल पा रहा था। लेकिन जब आपने उसमें फिजिकल कंडीशन बदली, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसने अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा घोल लिया। तो एक होता है सैचुरेटेड, और जिसने टेम्परेचर बढ़ाकर और अपने अंदर घोल लिया, वो होता है सुपर सैचुरेटेड, मतलब वो सैचुरेटेड से भी ऊपर हो गया, है ना, तो वो हो गया सुपर सैचुरेटेड, राइट। अब अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर को बढ़ाना ही नहीं पड़ा, लेकिन जितना मर्जी आप सोल्यूट उसके अंदर डाल रहे हो वो अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। तो आप समझ गए ना, सैचुरेटेड जो अपनी कैपेबिलिटी जितना बोले, सुपर सैचुरेटेड जिसमें टेम्परेचर बढ़ाकर आपने सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड बढ़ा दिया, उसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी कि उसने काफी सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर दिया। और अनसैचुरेटेड जिसमें आपको टेम्परेचर को बढ़ाना ही नहीं पड़ा, और आप जितना मर्जी सोल्यूट उसके अंदर ऐड करें वो अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर देगा। तो सुपर सैचुरेटेड, आई थिंक यू गॉट इट, कि जिसके अंदर हम सोल्यूट जितना मर्जी डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इट कैन डिसॉल्व सोल्यूट लाइक मोर देन इट्स कैपेबिलिटी एंड इट बिकम सुपर सैचुरेटेड। अब कोई सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कब होगा, वो डिपेंड करता है कि हर सब्सटेंस के लिए कि कितने टेम्परेचर तक उसकी सॉल्युबिलिटी हम काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हर सब्सटेंस के लिए हर सॉल्यूशन के लिए इनफैक्ट सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर राइज पे वो अपनी कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। अब हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स है, एक हमारे पास है सॉल्युबिलिटी और एक टर्म होती है हमारे पास कंसंट्रेशन। देखिए मैं आपको इन दोनों का मतलब भी समझाती हूँ और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में मैं एक सॉल्यूशन बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर वाटर ले लिया, लेट्स से मेरे पास क्या आ गया? वाटर। अब मैंने इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया, लेट्स से सॉल्यूट को हम चलो सॉल्यूट ही ले लेते हैं, या सॉल्ट, शुगर, कुछ भी ले सकते हो।
तो हमने कोई भी सोल्यूट इस पानी के अंदर डाल दिया। अब जितना सोल्यूट हमने इस पानी के अंदर डाला है, क्या होगा देखो, पहले आप डालोगे फिर वो सोल्यूट घुलेगा, राइट। जितना सोल्यूट मैंने इस पानी के अंदर डाला है, चाहे वो घुला है चाहे वो नहीं घुला, उसको आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बुलाते हो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब है आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डाला है, या ऑलरेडी उसके मतलब आप इसको कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कुछ अलग है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है चाहे आप जितना मर्जी सोल्यूट डालो, लेकिन उसमें से जो एक्चुअल घुला है, जो एक्चुअली डिसॉल्व हुआ है, वो क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। तो आप समझ गए दोनों में फर्क है टर्म्स में। कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन, और सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना सोल्यूट एक्चुअल के अंदर घुल चुका है सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर को हम राइज भी नहीं कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन की क्या है सॉल्युबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्युबिलिटी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए कोई चीज़ बहुत जल्दी घुल जाती है, कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी घुल नहीं पाती है, कोई चीज़ टेम्परेचर बढ़ाने से घुल जाती है, कोई चीज़ प्रेशर कम करने से घुल जाती है, प्रेशर ज़्यादा करने से। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स। तो ये फैक्टर्स है हमारे पास, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर। और गैसेस के केस में हम प्रेशर फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ सोल्यूट की बात, मतलब जिसको हम घोलने वाले हैं, वो भी तो इंटरेक्ट कर पाएगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। अगर वो इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब सोल्यूट का नेचर है इंटरेक्ट करने का, या सॉल्वेंट का नेचर है इंटरेक्ट कराने का, ठीक है। तो क्या होगा, एक बेटर इंटरेक्शन होगी और सोल्यूशन रेडिली बनेगा और सोल्यूट घुल जाएगा अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाने से तो आपको पता है कि हम ज़बरदस्ती के इंट्रैक्शंस बढ़ा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो आपस में रैंडमली मूव करें, वो आपस में इंटरेक्ट करें और सॉल्यूशन फॉर्म करें। ऐसे ही प्रेशर का भी काफ़ी इफेक्ट रहता है, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ हमें जो मतलब देखने को मिला वो गैसेस के केस में ही मिला, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड जो अगर एज अ सोल्यूट काम कर रहे हैं, तो जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं दे आर एक्चुअली not so compressible, so they remain actually unaffected by increasing or decreasing the pressure, so that means they remain unaffected. कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बताना चाहती हूँ, और अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, और बहुत जनरल सी बात है, आपको पता भी होना चाहिए। देखिए टेम्परेचर को जब हम कम कर रहे हो, टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज कर रहे हो, तो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। वो जितना घुले भी होते हैं वो भी मतलब वो अलग से सेपरेट होने लगते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन गैसेस के केस में टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे प्रेशर को आप इंक्रीज करो तो गैस फटाफट से सॉल्युबल हो जाएगी और ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, लेकिन सॉलिड और लिक्विड क्योंकि कंप्रेसिबल नहीं होते हैं उतने, तो इसलिए प्रेशर का इफेक्ट इंक्रीज करने का उनकी सॉल्युबिलिटी पे, सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर सॉलिड लिक्विड गैस पे किस तरह से डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी को लेकर। अब नेक्स्ट टर्म कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, कोई सॉल्वेंट है आपके पास, उस सॉल्वेंट के अंदर जितना भी आप सोल्यूट डाल रहे हो, चाहे वो सॉल्वेंट के अंदर घुल गया है चाहे नहीं घुला, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सोल्यूट है वो सब क्या, उसको आप क्या बुलाते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूट कितना सॉल्वेंट में है उसको मेजर करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक तरीका है हमारे पास मास परसेंटेज, एक तरीका है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, एक तरीका है हमारे पास मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखते हैं हम। तो पहला मेथड कंसंट्रेशन जानने का हम पढ़ने लगे मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप हर सब्जेक्ट का परसेंट निकाल लेते हो ना, कि आपकी इंग्लिश में मतलब टोटल परसेंटेज में इंग्लिश के कितने मार्क्स की परसेंटेज में मार्क्स ने कंट्रीब्यूट किया, मैथ्स ने कितना किया, तो सिमिलरली हम मास परसेंटेज उसी तरीके से निकालते हैं। मास परसेंटेज निकालने के लिए हम ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट, नीचे हमारे पास होता है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दोनों का मास आ जाता है, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो ऑब्वियसली इनटू 100 तो हमें करना ही पड़ेगा।
सिमिलरली ये हम मास की टर्म में ले रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म में भी निकाल सकते हैं। जब आपको कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म्स में निकालनी है तो ऊपर आप क्या लेते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 इनटू 100। तो इस तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो। और अगर आपको कंसंट्रेशन मास वॉल्यूम परसेंटेज में निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हो। ऊपर हम लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, नीचे हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं नॉर्मली जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपको सोल्यूट का मास गिवन है और सोल्यूट का मास है 50 ग्राम्स। इट इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया है 250 ग्राम्स, राइट। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो दोनों मासेस है तो मास परसेंटेज से निकाल लेंगे। मास परसेंटेज मैंने आपको बताया, ऊपर हम मास ऑफ सोल्यूट लिखते हैं जो कि 50 ग्राम्स, नीचे हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आता है। अगर आप मास ऑफ सोल्यूशन देखते हैं तो आपको पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं मासेस पे। तो 50 प्लस 250 आपके पास मास बन गया 300, परसेंटेज है तो इंटू 100, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 50/3%। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब मास आपको सॉल्यूशन का दे रखा है, सोल्यूट का इनफैक्ट मास ऑफ सोल्यूट इज 20 ग्राम्स। इसको 250 ml ऑफ वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि आपको ml दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम हुआ ना, क्योंकि वॉल्यूम में तो हमेशा लिक्विड ही कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो वो हमें दे रखा है 250 ml। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मास वॉल्यूम परसेंटेज में करेंगे, क्योंकि सोल्यूट हमारे पास ग्राम्स में है और वॉल्यूम हमारे पास लीटर, मतलब जो हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो हमारे पास वॉल्यूम की टर्म्स में। तो कंसंट्रेशन आपके पास रही मास इज 20, वॉल्यूम आपके पास है 250 इंटू 100, 0 से 0 कट दिया, 5 5 का 5 2 द 10, दिस कम्स आउट टू बी 4, और सॉल्यूशन का परसेंटेज हमारे पास आ गया 8%। तो 8% हमारा आंसर है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस बनते हैं, आपको पता है सॉल्यूशंस जो बनते हैं तो उसके अंदर एक तो सॉल्वेंट है, बार बार हम इसी को रिपीट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा, और उसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है। अब सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या है, उस बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशंस 3 तरह के होते हैं। हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पास सस्पेंशन होते हैं, हमारे पास कोलॉइड होते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, और कोलॉइड के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब ना ट्रू सॉल्यूशन जितना छोटा, ना ही सस्पेंशन जितना बहुत बड़ा। तो बढ़ते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर पार्टिकल का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मतलब अगर आपके पास सॉल्वेंट है तो इसके अंदर जो सोल्यूट है वो बहुत ही स्मॉल साइज में। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट को पानी के अंदर मिला रहे हो तो ये हमारे पास एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आप उसी को कंसिडर करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स सुनिए जो मैं बता रही हूँ आपको। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्योंकि सोल्यूट का साइज काफ़ी स्मॉल है तो वो आपस में मूवमेंट करके आपस में एक अच्छे से एक अरेंजमेंट उनके अंदर एस्टैब्लिश है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा है, अबाउट 10⁻⁻10 मीटर्स। इस वजह से दे एक्चुअली गेट इंटरमिक्स सो वेल।
ट्रू सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज अलग अलग, साइज मतलब वो अलग अलग आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे, वो थॉरली मिक्स हो जाएंगे। तो नेकेड आई से आपको सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखते। इवन अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करो तो भी आपको पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखेंगे। अगर आप फिल्टर पेपर से सोल्यूट को अलग करना चाहो, नमक को अलग करना चाहो, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर से इजीली पास कर जाता है। सोल्यूट पार्टिकल्स कुछ जो टू सॉल्यूशंस के हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से लाइट पास करो तो यहाँ पे कुछ ऐसा लाइट का पाथ आपको नहीं दिखता है, मतलब दे डू नॉट स्कैटर लाइट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटर करना लाइट को, सो दे डोंट स्कैटर लाइट। टू सॉल्यूशंस हैं, ये इस लाइट को स्कैटर नहीं करते, कोई लाइट का पाथ इनमें से विजिबल नहीं होता। और ना ही कभी आपने देखा होगा कि अगर आपने नमक वाला पानी सॉल्टी वाटर बना दिया और आप उसको ऐसे ही रख दो अनडिस्टर्ब, तो ऐसा भी नहीं है कि नमक नीचे बैठ जाता है। So the particles, like they are very very small, they get intermixed so well, and if you leave it undisturbed for a few minutes, hours even, so the particles, solute particles even do not settle down. फिर हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स, उनका साइज काफ़ी बड़ा है। तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब उसमें आपको सोल्यूट के पार्टिकल्स अलग और लिक्विड के पार्टिकल्स या गैस जो भी सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स अलग दिखेंगे। सस्पेंशन के अंदर साइज जो है पार्टिकल का दैट इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 10⁻⁷ लीटर्स। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, उसके अंदर जो पानी के अंदर मड होती है, तो जो मड है उसका साइज काफ़ी बड़ा है, उसके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इनको जब हम मिक्स करते हैं मड और वाटर को, सो दे फॉर्म द सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से भी देखने की जरूरत नहीं है, नेकेड आई से ही आपको ये जो होंगे पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स, वो अलग दिखेंगे और पानी आपको अलग दिखेगा, मतलब वो आपको अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। जब आप फिल्टर पेपर से पास करते हो तो ये पार्टिकल्स इतने बड़े हैं साइज में कि ये फिल्टर पेपर को स्टिक कर जाते हैं, तो आप फिल्ट्रेशन से सैंड और वाटर को आप आपस में अलग कर सकते हो। ये भी जो हमारे पास ये सस्पेंशन है, दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट करने के लिए पार्टिकल का कुछ एक साइज चाहिए होता है, एक एप्रोप्रिएट साइज की ज़रूरत होती है। कोलॉइड्स तो बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बट एज फार एज सस्पेंशंस आर कंसर्न द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मे अकर मे नॉट, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन फिक्स्ड रेंज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स विच शो स्कैटरिंग। तो अगर वो उस रेंज में फॉल कर रहे हैं तो दे मे शो द टिंडल इफेक्ट दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि टिंडल इफेक्ट ये शो ना करे। अगर आप इनको अनडिस्टर्ब रखो, आप ये एक्टिविटी आज ही कर सकते हो, पानी के अंदर मिट्टी डाल के थोड़ी देर के लिए आप अनडिस्टर्ब रखो, आप देखोगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है। सो दैट मीन्स द सोल्यूट पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग, सो दे सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर कोलॉइड्स की बात करें तो जैसे ये सारे सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनते हैं, कोलॉइड भी सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनते हैं, पर इनके अंदर ये फर्क होता है कि जो सोल्यूट है उसको हम एक अलग नाम से बुला रहे हैं और सॉल्वेंट को हम एक अलग नाम से बुला रहे हैं। यहाँ पे सोल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज बुला रहे हैं। बात वही है कि वो पार्टिकल्स घुले हुए हैं, सेम उसी तरीके का डेफिनेशन सोल्यूट सॉल्वेंट का है, सिर्फ कोलॉइड्स के केस के अंदर सोल्यूट को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को हमने एक अलग नाम दे दिया दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलॉइड्स में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है दैट फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है जिसमें पार्टिकल सस्पेंड है सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मिल्क आपके पास एक कॉमन एग्जाम्पल है कोलॉइड का। अब कोलॉइड्स जो होते हैं उनमें जब आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिलाते हो, ये तो आपको क्लियर है ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आप मिक्स करते हो तो आपके पास कोलॉइड आता है। अब डिस्पर्स्ड फेज भी कुछ भी हो सकती है और डिस्पर्जन मीडियम भी, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम कोलॉइड्स को क्लासीफाई करते हैं, मतलब सॉलिड सॉलिड में घुला है, सॉलिड लिक्विड में घुला है, तो उस हिसाब से एक स्पेसिफिक नेम का यूज होता है जो हम कोलॉइडल सिस्टम को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विड जो है गैस के अंदर डिजॉल्व है, घुला हुआ है, सस्पेंडेड है आप कह सकते हो, तो उनको हम लिक्विड एरोसोल्स बुलाते हैं।
एग्जाम्पल मिस्ट, क्लाउड्स, फॉग। अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज में है और डिस्पर्स ये सॉलिड किस में डिस्पर्स्ड है, गैस के अंदर, तो उनको हम कोलॉइडल सिस्टम को नाम देते हैं एरोसोल। फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक। तो डस्ट और स्मोक में जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है, जो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो गैस के अंदर ही तो सस्पेंडेड है, तो इट फॉर्म्स एरोसोल्स। ऐसे ही हो सकता है गैस सस्पेंडेड हो लिक्विड के अंदर, लाइक फोम, we have whipped cream, etc. It can be a chance that we have liquid dispersed in liquid. It forms emulsion, like we have cream, milk, mayo. Solid can be dispersed in liquid, then they are called as sol. Example, we have paints, jellies, sewage. Gas can be dispersed in solid. We have solid foams, like marshmallow. Liquid can be dispersed in solid, like solid emulsion, like butter and cheese. Solid can be dispersed in solid, so we name it as solid sol, like we have opal, substones, alloys. So this actually forms the colloidal system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज इमल्शन, तो आपको पता होना चाहिए इमल्शन में क्या है। लिक्विड इज इन डिस्पर्स फेज एंड इवन लिक्विड इज इन डिस्पर्शन मीडियम, एंड यू शुड बी फैमिलियर विद द एग्जांपल आल्सो। तो इस तरह का क्वेश्चन इस सेक्शन में से पक्का पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी क्लियर विद इट दैट व्हाट आर एरोसोल्स, व्हाट आर फोम, व्हाट आर इमल्शन, व्हाट आर सोल, व्हाट आर सॉलिड फोम, एंड विद एग्जांपल्स एज वेल। अब कोलॉइड की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, तो कोलॉइड जैसे भी दूध को आप देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम बहुत अच्छे से मिक्स्ड है, सो दे एक्चुअली अपीयर टू बी होमोजीनियस। पर अगर मतलब कि हमें दिखने में होमोजीनियस लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का। हमें लगता है कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है दैट इज इंटरमीडिएट, हमने अभी बात भी करी, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा, सो इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10⁻⁷ to 10⁻⁹ मीटर्स। कोलॉइड्स के अंदर जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप नेकेड आई से डिस्पर्स फेज को तो नहीं देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप को यूज करके आप डिस्पर्स फेज को देख सकते हो। और अगर आप फिल्टर पेपर से पास करते हो, तो इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। लेकिन अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है जिसमें आपने फिल्टर पेपर को कुछ केमिकल के साथ ट्रीट कर दिया, और उसके जो पोर का साइज है, फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं जो रोकते हैं सॉल्यूट को, वो साइज छोटा हो गया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के साइज से भी पोर्स का साइज छोटा हो गया, तो वो हमारे पास डिस्पर्स फेज को सेपरेट करने में हेल्पफुल रहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट बहुत बढ़िया शो करते हैं, मतलब अगर आप इसमें से लाइट पास करो तो पूरा लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है इसके अंदर से, तो दे शो टिंडल इफेक्ट। लेकिन अगर आप इसको अनडिस्टर्ब रखते हो, तो जो डिस्पर्स फेज है उनका साइज इतना भी नहीं होता, इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो नीचे सेटल हो जाए, सो दे डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। तो टिंडल इफेक्ट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। डेफिनेशन आपको हायर क्लास में तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पर आपके स्टैंडर्ड तक एक डेफिनेशन आ सकता है टिंडल इफेक्ट का। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे सपोज आप इसमें से लाइट पास कर रहे हो, तो देखो कैसे लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के, ये स्कैटर कर रहे हैं लाइट। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिस वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। लाइक यहाँ पे जो हमने मिक्सचर लिया दैट इज फ्लोर एंड वाटर का मिक्सचर, सो इट फॉर्म्स कोलॉइड एंड इट कैन एक्चुअली स्कैटर लाइट। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स की एक और खास प्रॉपर्टी है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो साइज है डिस्पर्स फेज का, वो इतना छोटा भी नहीं है कि वो ज़्यादा मूवमेंट बहुत ज़्यादा शो करे, या इतना बड़ा भी नहीं है कि मूवमेंट ना शो कर पाए, तो इसलिए जो इसका साइज है वो एक इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स अच्छे मोशन में होते हैं, एक पार्टिकल जैसे इसको दूसरे को हिट किया, दूसरे ने इसको हिट किया, तो एक जिगजैग तरह का मोशन हमें इनमें दिखता है, जिसको हम ब्राउनिन मूवमेंट से बुलाते हैं। So you may get the question like this, that what is Tyndall effect or what is Brownian movement? So you should be familiar with the definitions, that Tyndall effect is the scattering of light by colloidal particles, और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। और Brownian movement is simple as zigzag movement of colloidal particles, because the colloidal particles, like the dispersed phase, they are always in constant motion, and whenever they move, they collide with the other particles. So
that kind of, you can say, haphazard arrangement, or you can say that pushing of one particle by another give rise to a zigzag kind of movement. Now, as you are familiar with this thing, we are